दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी नागपुर में थे और नागपुर को तो आप जानते ही होंगे। एक तरफ समानता का केंद्र है तो दूसरी तरफ विषमता का। आरएसएस का हेडक्वार्टर है तो दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का वो स्थल है जहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। धम्म भूमि है। उसी नागपुर में जो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में आता है, आज राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। प्रयोजन था संविधान सम्मान सम्मेलन का। राहुल गांधी पिछले तकरीबन 1 साल से लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये एक्सटेंशन है उसका। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने देश में एकता, प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। तो अब संविधान सम्मान सम्मेलन के जरिए वे न्याय और अधिकारों की बात कर रहे हैं, उसकी मैसेजिंग कर रहे हैं। आज का टाइटल ही था न्याय का अधिकार, और राहुल गांधी ने जो बातें वहां पर रखी उनमें से कुछ बातों का मैं विश्लेषण करूंगा आज के इस एपिसोड में। राहुल गांधी जब मंच पर थे तो उन्होंने उस बात को दोहराया कि संविधान सिर्फ 20वीं शताब्दी में और आजादी के बाद बनकर के तैयार नहीं हुआ। इस संविधान में हजारों सालों के वो प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचार है, जिसमें भगवान बुद्ध भी हैं, बसवन्ना भी हैं, ज्योतिबा फूले भी हैं, सावित्रीबाई फूले भी हैं, गांधी हैं, अंबेडकर हैं। ये जो पूरी परंपरा है, और इसके लिए मैंने लिखा भी था और एक वीडियो में इस बात को डिस्क्राइब भी किया था कि दरअसल ये जवाब है उस नागपुर के आरएसएस को, जिसका ये कहना रहा कि भारत के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें मनु की संहिताएं नहीं है। आज भी राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के संविधान की बुनियाद, उसकी विरासत भारत के उन तमाम विचारकों से निकल करके आती है। उनके आवाज, उनके शब्द, उनकी ध्वनियां इस संविधान में निहित हैं। और ये संविधान सबको जीने का सलीका देता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और सशक्त बनने का भी अधिकार देता है। ये सिर्फ वे ऑफ लाइफ स्टाइल नहीं है, बल्कि संविधान के जरिए वो राइट्स भी मिलते हैं जिनसे मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, वो सशक्त होता है। और सशक्त किसके जरिए होता है? एजुकेशन के जरिए। मजबूत कैसे बनता है? हॉस्पिटल्स के जरिए। कोई दुख दर्द होता है उसका दूर होता है। और उसके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान में जो इंस्टीट्यूशन है, संविधान क्या है? तमाम इंस्टीट्यूशंस को गारंटी देता है। राहुल गांधी ने आज एक इंस्टीट्यूशन की बात की, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की जो स्वायत्तता है वो आज सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने तंज किया, बड़ा तंज किया कि डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चुनाव आयोग की प्रस्थिति होती है, स्थापना होती है, और चुनाव आयोग के जरिए लोगों का जो विश्वास होता है वो सत्ता में तब्दील होता है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो दरअसल
उस पावर को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। उन नीतियों के जरिए लोगों के ताकत के जरिए वो लोगों के ही हितों का संरक्षण करते हैं, उनके लिए नीतियां बनाते हैं। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? इस देश में 90 बनाम 10 की लड़ाई है। वो 10% लोग जो इस देश के संसाधनों पर काबिज हैं, जो मोदी जी जिनको गिफ्ट दे रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए जिनका माफ किया जा रहा है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं भवनों में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग जुडिशरी में बैठे हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, कारपोरेट जगत में हैं, ये 10% लोग हैं। लेकिन 90% लोगों ने इस देश को बनाया है। जिस हम भवन में बैठे हैं वो किसने बनाया? 90% लोगों ने। लेकिन उसका उपयोग और उसका उपभोग करने को 90% लोगों को नहीं मिला। और कैसे उस पूरे पावर को कंट्रोल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज पहली बार नागपुर के गढ़ में और आरएसएस के नब्ज पर अटैक किया। आरएसएस ने अपने विचारों को अपने शिशु मंदिरों के जरिए, सरस्वती विद्या मंदिरों के जरिए, माने अपने स्कूल के जरिए, अपने एजुकेशन सिस्टम के जरिए पहुंचाया बॉटम तक, लोगों तक। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो शिशु मंदिर हैं वो कैसे बनते हैं, क्यों बन रहे हैं, इनकी जो अट्टालिकाएं जो तैयार हो रही वो कौन बना रहे हैं, और ये किस जमीन पर बन रहे हैं। कहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया, कहीं महाराष्ट्र की सरकार ने दिया, कहीं हाईवे का पैसा है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने आदिवासी हैं, जो गवर्निंग बॉडी में हो, जो नीति नियंता हो, उसमें कितने लोग हैं वो। इस तरह से उस पूरे देश के संसाधनों पर, उसकी ताकत पर चंद लोगों का कब्जा है। 10% से भी कम, 5% लोग पूरे देश के उस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर चुके हैं। और जो 90% लोग हैं वो कहाँ हैं? उनकी कोई बात नहीं करता। वो लोग आपको मिलेंगे जेलों में, मनरेगा के लाइन में, सड़क के चौराहे पर बैठे होंगे। दैनिक मजदूर जो होते हैं वो आपके 90% लोग होंगे। उसमें आपको क्या एक भी मिलेगा जो अपर कास्ट से, अपर जो वर्ग है उससे मिलेंगे क्या? कोई कारपोरेट घराने से, किसी जुडिशरी के परिवार से वो नहीं मिलेंगे। ये जो पूरी असंतुलन है इस देश का, जो विषमता है, वो विषमता इस देश को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने थोड़ा फिलोसफिकल अंदाज में जिस बात को कहा कि राजनेता और जनता के बीच एक तनाव होता है, एक द्वंद्व होता है। और वो द्वंद्व क्या है कि नेता अपनी फिलॉसफी से जीता है, उसका एक यूटोपिया होता है, उसका एक स्वप्न होता है। जनता कुछ और चाहती है, जनता का अपना कुछ और स्वप्न होता है। और असली नेता वो है जो अपने स्वप्न को छोड़ करके जनता के स्वप्न को एक साकार रूप देने लगता है। और इसके जरिए राहुल गांधी जिस बात का संकेत कर रहे हैं कि राहुल गांधी का यूटोपिया कुछ और था। राहुल गांधी जब पॉलिटिक्स में आए थे तब शायद उनके जेहन में वो चीजें नहीं रही होंगी जो आज उन्होंने कहा कि मैंने वो शब्द सुना, जाति जनगणना।
जाति जनगणना के जरिए तय होगा कि इस देश के संसाधनों पर कौन कब्जा करके बैठा है, कौन उन संसाधनों से महरूम है, सरकारी नौकरियों में कितने काबिज हैं और कौन उनसे दूर है। राहुल गांधी ने अपनी उस प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया कि जाति जनगणना तो होकर के रहेगी और साथ ही साथ जो 50% रिजर्वेशन की सीलिंग है उसको भी तोड़ा जाएगा। और नागपुर में वो जिस बात को कह रहे थे, बार बार उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया और ये कहा कि जो लोग आज सत्ता में हैं, जिनको ये गुमान है कि साहब वो देश को चला रहे हैं, कब्जा करके उन्होंने बैठे, लेकिन असली ताकत तो लोगों के पास है। लोगों को उस ताकत का एहसास ना हो जाए, लोग अपने उस ताकत को प्रैक्टिस ना करने लगे, इसलिए लोगों को गुमराह किया जाता है। और जब तक ये लड़ाई चलेगी, तब जब तक ये लोग सशक्त नहीं होते, ये असमानता की खाई कम नहीं होती, ये विषमता खत्म नहीं होती। विषमता के आधार के लिए उन्होंने अपने एक इकोनॉमिस्ट दोस्त का जिक्र किया कि वो ये तो एनालिसिस करता है कि इस देश में बहुत वर्गीय असमानता है, लेकिन उसके जेहन में जाति नहीं है, क्योंकि यहां विषमता की जो पीड़ा है, विषमता का जो पूरा शोषक है, जो सफरर है, वो दरअसल जाति से निकल करके आता है। वो दलित है सफरर, शोषक कोई और है। वो ओबीसी है सफरर, वो माइनॉरिटी है सफरर, आदिवासी है सफरर, महिलाएं भी सफरर हैं। तो ये जो सफरर है उसके ताकत को लगातार कम करते जाना, उसके एहसास को खत्म करते जाना, उसको मारना, उसकी उस चेतना को मारना, ये आज की सत्ता का चरित्र है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं कि जाति जनगणना भी कराऊंगा और 50% की सीलिंग भी खत्म होगी। लेकिन इसके पहले राहुल गांधी जिस बात को और दोहरा रहे थे, जिसको बड़ी ताकत के साथ जो एसर्ट कर रहे थे, जो कह रहे थे, बार बार जो कह रहे थे, एक बात उन्होंने आज नई जोड़ी। राहुल गांधी जब ये बराबर कह रहे थे कि सम्मान व्यक्ति का जरूरी है, उसकी डिग्निटी, उसके काम का सम्मान। मैं लगभग हर अपने संवाद में ये कहता रहा हूं, बातचीत में, कि राहुल गांधी आज के भारत की राजनीति के सबसे प्रबुद्ध राजनेता है। आज जब वो भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं और संविधान में उनके विचारों को शामिल मान रहे हैं, मुझे कई बार वो बुद्ध के निकट दिखाई पड़ते हैं। अब वो मोदी जी को भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, गौतम बुद्ध ने भी पत्नी को छोड़ दिया था, तो साहब वो भी बुद्ध हो गए। लेकिन बुद्ध पत्नी को छोड़ने से बुद्ध नहीं बनते हैं। बुद्ध बने हैं ज्ञान प्राप्त करके, बुद्ध बने हैं उस दुख का कारण पता करके, बुद्ध बने हैं अपना राजपाट छोड़ करके, जंगल में और लोगों के बीच में जाकर के, उनका हृदय परिवर्तन करके। जो क्रूर थे, जो अत्याचारी थे, जो अन्यायी थे, उनके हृदय को बदल करके बुद्ध बनते। यहां तो जितने हैं वो सब करीब में जाकर के पहुंचे हुए, तो ये बुद्ध होंगे।
मैं राहुल गांधी को जिस नज़र से देख रहा हूं, ये अतिशयोक्ति लग सकती है, और एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग अतिशयोक्ति तक जाते हैं और विश्लेषण में उस बात को महसूस करते हैं कि जिस तरह से बुद्ध उस ज्ञान के खोज में, तलाश में, और लोगों के दुख का कारण तलाशने के लिए अपना राजपाट छोड़ करके आते हैं, आज राहुल गांधी ने भी उस बात को कहा कि मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं उन अभिलाषाओं को मार दूं कि मुझे क्या पाना है, मेरा काम ये है। अब उन्होंने उसको और ज्यादा विस्तार नहीं दिया। उसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ये भी सोच सकते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे फला बनना है, मुझे ये बनना है। इस लिप्सा को मारना, इस ख्वाहिश को, इस वासना को मारना, ये बुद्ध होना है। इसलिए मैंने कहा कि वो विचारों में बुद्ध के निकट दिखाई पड़ते हैं। मैं विचारों की बात कर रहा हूं, और अगर थोड़ा सा आप आचरण में भी देखें तो बुद्ध जहां अपना सब कुछ छोड़ करके आते हैं और एक सामान्य जीवन, हालांकि बुद्ध ने तो सन्यास लिया था और सन्यास के बाद ज्ञान प्राप्त किया और फिर लोगों के कल्याण के लिए वो निकले थे। राहुल गांधी वो है जो एक टी शर्ट में बुद्धमय होकर के ज्ञान प्राप्त करके निकला हुआ है और लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है, उसके बीमारी को पकड़ रहा है, उसके दुख का कारण जान रहा है, कोशिश कर, और उसने पकड़ा कि जाति जनगणना के जरिए ही इस देश के असमानता और जो कारण है दुख के, गरीबी के, उसको दूर किया जा सकता है। उसको दूसरे शब्दों में एक्सरे कहा करते थे। तो राहुल गांधी दरअसल मुझे थोड़ा सा बुद्ध के समीप दिखाई पड़ते हैं आज की राजनीति में, और बहुत प्रबुद्ध है। तो जो उन्होंने कहा कि मैं तो उस वासना को मार रहा हूं, अपनी उस लिप्सा को खत्म कर रहा हूं, आपसे ही मैंने सुना, आपसे ही मैंने जाना ज्ञान क्या है, बुद्ध के लिए ज्ञान क्या है। ज्ञान, बुद्ध कोई ईश्वर को नहीं मानते, मनुष्य की चेतना, मनुष्य के दर्द दुख को जाना, यही ज्ञान है। और उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करना, ये असली योग, संन्यास, जो भी आप कहें, ये वो मार्ग है। वो चीज आपको राहुल गांधी में दिखाई पड़ रही है आज की तारीख में, और इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी बेहद प्रबुद्ध हैं और अपनी बात को वो आगे बढ़ाते हैं। आज जब उन्होंने कहा कि सिर्फ सम्मान देने की बात नहीं, कि हम बार बार ये कहते रहें कि फला व्यक्ति को सम्मान नहीं है, फला व्यक्ति को सम्मान नहीं है, हमें उसे ऊपर उठाना है, सशक्त बनाना है। व्यक्ति जब सशक्त होता है तो सम्मान खुद ब खुद आता है। कोई दलित जब आईएएस बन जाता है तो सम्मान उसके पास चल करके आता है, उसे जाना नहीं पड़ता है। कोई दलित प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके पास सम्मान चल करके, ये बात आज राहुल गांधी ने नई जोड़ी, और मुझे लगता है कि इसका विश्लेषण अभी और आगे होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।